तो उसने, ओबामा ने कहा कि मैं आऊंगा तो ये भ्रष्टाचार का धन वापस लाऊंगा। लोगों ने जिता दिया। जीतने के बाद उसने संसद में कानून बना दिया। जैसे ही कानून बना, 15 दिन के अंदर स्विट्जरलैंड की बैंकों में अमेरिका के भ्रष्टाचारी नेताओं का जितना धन था वो सब अमेरिका ने वापस ले लिया। सारा धन वापस ले लिया। थोड़े बार क्या हुआ, स्विट्जरलैंड की सरकार ने आनाकानी की, नहीं देंगे, आप क्या कर लोगे। तो उसने एक ही काम किया कि मैं क्या कर लूंगा ये बताता हूं अभी। उन्होंने कहा इराक और अफगानिस्तान 2 देशों को तबाह कर दिया है, स्विट्जरलैंड को भी कर सकता हूं। डर गए स्विट्जरलैंड वाले। और स्विट्जरलैंड के पास तो फौज नहीं है, आर्मी नहीं है। अमेरिका ने कहा एक ही मिसाइल छोड़ूंगा और ध्वस्त हो जाएगा। सोच लो, धमकी दी, दादागिरी की। स्विट्जरलैंड ने तुरंत सरेंडर कर दिया, सब पैसा उनको वापस दे दिया। मेरा यह कहना है कि अगर अमेरिका ने यह कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? हम उनसे कोई कम है क्या? बराक ओबामा काला आदमी है, हम भी काले हैं। उसकी 2 आंखें अपनी भी 2 ही हैं, उसके 2 काने अपने भी 2 ही हैं। उसको जितनी अकल और बुद्धि है उतनी अपने पास भी है। क्यों नहीं कर सकते? और जब उसने करने का संकल्प किया तो भगवान ने भी मदद की उसको। इतने बड़े वोटों से जिताकर राष्ट्रपति बना दिया। हम संकल्प करेंगे तो भगवान हमारी मदद नहीं करेगा? करेगा। तो हम भी कर सकते हैं। और हमारे पास ये करने के 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि अपनी संसद से कानून बनाएं हम और इस धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करें, सारा पैसा वापस आ जाएगा। क्यों? स्विट्जरलैंड में और दुनिया के दूसरे देश की बैंकों में कानून है कि किसी भी देश की राष्ट्रीय संपत्ति उसी देश की राष्ट्रीय बैंक में ही जमा होती है, दूसरी बैंकों में नहीं हो सकती। तो ये कानून की मदद मिलेगी। दूसरा रास्ता ये है कि हम भी दादागिरी करें, और कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड तो छोटा सा देश है, 70-80 लाख की आबादी है। अगर हम दादागिरी पे ही उतर आए और 115 करोड़ हिंदुस्तानी खड़े होकर पेशाब भी कर दें तो स्विट्जरलैंड तो बह जाएगा उसमें। हम भी कर सकते हैं दादागिरी। हमारे पास 14 लाख की तो हमारी आर्मी है, फिर वायुसेना है, फिर जल सेना है, तो हम भी कर सकते हैं। फिर आप बोलेंगे हम दादागिरी करेंगे तो वो भी कर सकते हैं। उल्टा होने वाला है। अगर हमने दादागिरी की तो दुनिया के 50 देश हमारे साथ आके दादागिरी और ज्यादा करेंगे, क्योंकि उनका पैसा भी वहां पड़ा है। तो स्विट्जरलैंड तो अकेला पड़ जाएगा। तो दादागिरी करके हम पैसा ला सकते हैं। तीसरा रास्ता अपने पास है, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा कर सकते हैं और हम इसे सिद्ध कर सकते हैं कि इन नेताओं ने कैसे लूटा ये पैसा। वो फैसला हमारे पक्ष में आ सकता है। और चौथा और आखिरी रास्ता ये है, जिसको भारत सरकार ने कहा है कि हम करेंगे, हम स्विट्जरलैंड की सरकार से ही बात करें और उन्हीं को कन्विंस कर दें, तो भी ये पैसा आ सकता है। ये चारों रास्ते हमको अपनाने हैं। पहला रास्ते पर अभी हमने चलना शुरू किया है। भारत की सरकार स्विट्जरलैंड की सरकार से बात करे और पैसे को वापस लाने की व्यवस्था करे। तो इसके लिए स्वामी जी ने ऐलान किया था चुनाव के पहले। आपको याद है कि जो नेता, जो पार्टी इस काम को करेगा उसको आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको याद है कुछ नेताओं ने घोषणा की। किस किस ने की? सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि अगर मेरी सरकार आएगी मैं इस पैसे को वापस लाऊंगा। दूसरी बात फिर किसने की? राहुल गांधी ने की कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम भी इस पैसे को वापस लाएंगे। तीसरी बात किसने की? शरद यादव ने की कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस पैसे को लाएंगे। चौथी बात किसने की? सीताराम येचुरी ने की। माने कम्युनिस्ट पार्टी ने की, कांग्रेस पार्टी ने की, बीजेपी ने किया, जनता दल ने कहा, समाजवादी पार्टी ने कहा, मुलायम सिंह यादव ने, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम भी लाएंगे। कई पार्टियों ने यह बोला। तो अब हम क्या कर रहे हैं? चुनाव हो गए, सरकार आ गई और संयोग से कांग्रेस की सरकार आ गई, तो अब हम उनके पीछे लगे हैं। लाओ, आपने बोला था। और इस सिलसिले में
परम पूजनीय स्वामी जी प्रधानमंत्री से 2 बार मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम जरूर इस रास्ते के इसमें कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा समय दीजिए, 3-4 महीने, हम जरूर इसको करना चाहते हैं, ये पैसा लाना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, ले आइए, बहुत अच्छा है। नहीं लाएंगे तो फिर दूसरा रास्ता अपनाएंगे। और दूसरा रास्ता आप जानते हैं क्या है? हम लोगों के सामने कहेंगे कि देखो इन्होंने कहा था, अब कर नहीं रहे हैं, तो इनको ठीक करो। लोगों के पास सबकी चाबी है। जिनको इस बार मेजॉरिटी से जिता के भेज दिया, लोगों की ताकत इतनी है कि अगली बार उनको डुबो दें। बड़े बड़े दिग्गज डूब गए इस देश में, बड़े बड़े दिग्गज। तो हम लोगों से कहेंगे डुबो दो अब इनको, ये नहीं मान रहे हैं हमारी बात। तो अभी तो वो कह रहे हैं कि हम करेंगे करेंगे, अच्छा है करो भाई, नहीं करोगे तो चैन से तो नहीं सोने देंगे, अब उनको नींद हराम तो उनकी करके रखेंगे हम। तो ये रास्ते पर अभी हम चल रहे हैं। धीरे धीरे उम्मीद है कि शायद इसी रास्ते पे चल के काम हो जाए, लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा? लोगों की ताकत हमारे साथ होनी चाहिए। जब भारत के प्रधानमंत्री से परम पूजनीय स्वामी जी बात करें तो प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए कि ये अकेला आदमी नहीं है, करोड़ों लोग इसके साथ में हैं। वो ताकत आप हमारी बनेंगे। इसलिए मैं आपको एक विनती करने आया कि हमारे भारत स्वाभिमान की ताकत बढ़ाइए ताकि हम ये काम जल्दी से कर सकें। करोड़ों करोड़ों लोग हमें चाहिए इस देश। और एक तीसरा काम हम करना चाहते हैं कि जो पैसा स्विट्जरलैंड और विदेशी बैंकों में वो आ गया, अगर भारत में 110 लाख करोड़ आएगा, तब इसके लिए हम क्या करेंगे? इस पैसे को भारत माता के नाम से एक ट्रस्ट बनाकर, भारत माता के नाम से एक कोष बनाकर उसमें जमा करेंगे। सरकार के खजाने में नहीं रखेंगे इस पैसे, फिर लुट जाएगा, पता ही नहीं। और उस खजाने पर, उस कोष पर नागरिकों का नियंत्रण होगा। माने जो नागरिक हैं वो सीधे इसको कंट्रोल करेंगे। फिर आप बोलेंगे इस पैसे का करेंगे क्या? इस पैसे से सबसे पहला काम ये करना है कि गांव की जो गरीबी है वो दूर करनी है। 84 करोड़ लोग जो गरीब हैं वो सबसे ज्यादा गांव में हैं। गांव के लोगों की गरीबी दूर करनी है। कैसे दूर होगी? 6,38,365 गांव की गरीबी दूर करनी है। तो सबसे पहला काम हम ये करने वाले हैं कि ये जो 110 लाख करोड़ रुपया है, इसका खर्चा करके गांव गांव में उद्योग शुरू करने हैं। गांव गांव में उद्योग। अभी जो उद्योग हैं वो शहरों में हैं। भोपाल में उद्योग हैं, इंदौर में उद्योग हैं, ग्वालियर में है, उज्जैन में है, दिल्ली में है, बनारस में है, इलाहाबाद। बड़े शहरों में तो उद्योग हैं, छोटे गांवों में कुछ नहीं है। इसलिए गांव के लोगों को भाग भाग कर शहर में आना पड़ता है रोजगार के लिए। कितने दुख और तकलीफ की बात है कि कोई व्यक्ति अपना घर परिवार छोड़कर दूर शहर में जाकर नौकरी के लिए परेशान होता है। और उसकी परेशानी इतनी जबरदस्त होती है कि गांव से आदमी जब शहर चला जाता है रहने के लिए, तो शहर के सबसे गंदे इलाके में रहता है जिसको झुग्गी झोंपड़ियां कहते हैं। उन झुग्गी झोंपड़ियों में हम पैदल नहीं निकल सकते, नाक पर रूमाल रखना पड़ता है, इतनी बदबू आती है। वहां हमारे गांव के लोगों को रहना पड़ता है सालों साल, नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में। हम इसको उल्टा करना चाहते हैं। नौकरी और रोजगार के लिए किसी को गांव से भागकर शहर नहीं जाना पड़े, गांव में ही सबको रोजगार मिले, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। तो आप बोलेंगे गांव में क्या क्या उद्योग हो सकते हैं? गांव में बहुत उद्योग हो सकते हैं। जैसे मैं नाम के लिए बताऊं, गेहूं पैदा होता है गांव में कि शहर में? गांव में। गेहूं पैदा होता है तो उस गेहूं का आटा भी बन सकता है गांव में? नहीं बन सकता। जो शहर में आटा बनाने की चक्कियां लग सकती हैं, फ्लोर मिल लग सकती है, वो गांव में भी लग सकती है? नहीं लग सकती। बिजली की व्यवस्था अगर गांव में हो जाए तो गेहूं से आटा बनाने का काम गांव में ही हो सकता है। अगर गेहूं का आटा बनकर गांव से शहर में बिकने को जाए
तो गेहूं तो बिकता है 10-11 रुपए, आटा बिकता है 25 रुपए, तो किसानों को फायदा होगा कि नहीं? डबल। तो हम किसानों को क्या समझाना चाहते हैं? गेहूं पैदा करो, गेहूं मत बेचो, आटा बेचो, क्योंकि गेहूं बेचने में लाभ नहीं है, आटा बेचने में लाभ है। ऐसे ही दूध कहां होता है? गांव में। जानवर सबके पास गांव में। तो हम किसानों को कहना चाहते हैं कि दूध बेचना है तो दूध मत बेचो, दूध के सामान बना के बेचो। दूध में से घी निकलता है, मक्खन निकलता है, दूध का दही बनता है। आपको मालूम है हमारे देश में एक विदेशी कंपनी है, उसका नाम है नेस्ले। वो दिल्ली के आसपास के गांव से दूध लेती है 12 रुपए लीटर, और उस दूध का दही जमाती है और उसको बेचती है 65 रुपए किलो। आजकल आपको मालूम है दही के छोटे छोटे पैकेट आने लगे, 65 रुपए किलो का दही बेच लेती है वो कंपनी दिल्ली में। दूध से दही बनाना कौन सी खास बात है बताओ जरा? कौन सी मशीन लगती है इसमें ये बताओ? कितनी पूंजी लगती है ये बताओ? 1 पैसा लगाए बिना, बिना कोई मशीन के हम दूध से दही बना सकते हैं। अब दूध से दही वो कंपनी बना सकती है तो किसान भी बना सकते हैं। तो हम किसानों को कहना चाहते हैं दूध नहीं दही बेचो, 65 रुपए किलो का बिकता है, दूध तो 12 रुपए किलो का है। दूध नहीं घी बेचो, 300 रुपए किलो बिकता है, दूध तो सिर्फ 12 रुपए किलो बिकता है। मक्खन बेचो, माने दूध से बनी हुई चीजें गांव से तैयार होकर शहरों में बिकें। कपास है, कपास गांव में होती है ना, तो कपास का सूत बनाए, गांव में हो सकता है। चरखा चलाने का काम इस देश के लोगों ने बहुत समय तक किया। गांधी जी के जमाने में गांव गांव चरखा चलता था, सूत बनता था। वो सूत से कपड़ा गांव में तैयार हो तो कपास ना बिके गांव से जाकर, कपड़ा बिके गांव से जाकर। कपास बिक जाती है 10-12 रुपए में, और उसी से कपड़ा तैयार करें और वो बेचें, वो बिकता है 70-80 रुपए में। मतलब मेरे कहने का यह है कि जो कच्चा माल गांव में तैयार होता है वो सीधे गांव से बाहर ना बिके, पक्का माल वो गांव में ही बने। तो मैंने इसकी एक सूची बनाई तो पता चला 100 उद्योग हर गांव में लग सकते हैं। 100। कपड़ा बनाने का, दूध से दही बनाने का, गेहूं का आटा तैयार करने का, मसाले तैयार करने का, तेल तैयार करने का। सरसों तो गांव में ही होती है ना, तो तेल गांव में निकल सकता है, तेल के डिब्बे बन बन के शहर में बिक सकते हैं। तो 100 ऐसे उद्योग हर गांव में लग सकते हैं। और हर गांव में 100 उद्योग लग गए तो फिर बताओ रोजगार मिलेगा कि नहीं, बेकारी खत्म होगी कि नहीं? और जिसका रोजगार पक्का हो गया, जिसकी बेरोजगारी खत्म हो गई, उसकी गरीबी भी खत्म हो जाएगी। तो ये जो 110 लाख करोड़ रुपए हमें लाना है विदेशी बैंकों से, इस पैसे को गांव गांव के उद्योग लगाने के लिए खर्च करना है। और कहां खर्च करना है? हमारे गांव में बिजली नहीं है, तो मैंने हिसाब निकाला 4 लाख गांव को बिजली चाहिए। 4 लाख गांव को बिजली चाहिए तो बिजली कितनी लगेगी? तो मैंने हिसाब निकाला करीब 50 से 60 हजार मेगावाट बिजली लगेगी। अब 50 से 60 हजार मेगावाट बिजली लगेगी तो ये कहां से आएगी? इसके लिए बिजली घर लगेंगे। एक बिजली घर अगर हम बनाते हैं 1 मेगावाट का तो उसमें 4 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसको सुनना ध्यान से। एक बिजली घर हम बनाते हैं 1 मेगावाट का तो 4 करोड़ खर्च होते हैं। 60 हजार मेगावाट के लिए बिजली घर लगाएं, 2.5 लाख करोड़ खर्च होगा। तो 2.5 लाख करोड़ माने 110 लाख करोड़ की हमें बिजली की व्यवस्था हो। एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां बल्ब ना हो और पंखा। तो बिजली भी हो सकती है, उद्योग भी लग सकते हैं। फिर शिक्षा की बात करें, स्कूल खोलने हो, कॉलेज खोलने हो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने हो, मेडिकल कॉलेज खोलने हो, वो भी गांव गांव में संभव। सड़क बनानी हो, हॉस्पिटल बनाने हो, डॉक्टर हमें ठीक है। हम तो हिंदुस्तान के हर
नौकर रख सकते हैं, इतने पैसे अपने पास हैं गांव की सुरक्षा के लिए। आईपीएस ऑफिसर नौकर बन के रहेगा क्योंकि उसको 40,000 चाहिए। तो 110 लाख करोड़ तो इतनी बड़ी रकम है। एक दिन मैंने सोचा इस पूरी रकम को हम भारत के गांव पे खर्च कर दें तो ये 2 बार पूरी रकम खर्च हो सकती है और 2 बार भारत के एक एक गांव को सोने का गांव बना सकते हैं, समृद्धशाली, वैभवशाली, गौरवशाली बना सकते हैं। मैं सीधा ही हिसाब बताता हूं, 110 लाख करोड़ का सोना खरीदे ना, सोना, तो इतना सोना आता है कि 6,38,365 गांव की एक एक सड़क पर सोना बिछा सकते हैं। इतनी बड़ी रकम है। तो गरीबी, भुखमरी, बेकारी सब खत्म हो सकता है अगर ये धन वापस आ जाए। तो अपने को यही काम करना है। इसी के लिए स्वामी जी ने अभियान शुरू किया है। अब आप बोलेंगे जी हम क्या करें, आप इसमें हमारी मदद करो। बिना आपकी मदद के ये काम नहीं हो सकता। अगर हो जाता तो मैं हरिद्वार से 2000 किलोमीटर चल के पिपरिया नहीं आता, वहीं बैठ के कर लेते ना हम ये काम। तो हरिद्वार से दिल्ली तो नजदीकी है ना, दिल्ली में बैठ के ये काम करा लेते। हमें मालूम है नहीं होता। ये कब होगा, जब आपके जैसे करोड़ों करोड़ों लोग हमारी ताकत बन जाएंगे, फिर ये काम हम कराएंगे या फिर ये काम होगा। तो आप हमारी ताकत बनो। तो आप कहेंगे इसके लिए क्या करें, इस भारत स्वाभिमान के आप सदस्य हो जाओ, हमारी ताकत बढ़ जाएगी। इसके लिए सदस्यता फॉर्म बना हुआ है, आप ले लेना, स्थानीय समिति के पास है, वो भर के इनको दे देना। फिर क्या होगा, आप जब सदस्य हो जाएंगे तो फिर आपका प्रशिक्षण होगा, ट्रेनिंग होगी। वो ट्रेनिंग हरिद्वार में भी होगी और यहां भी होगी। हरिद्वार में ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाएंगे तो स्वामी जी खुद ट्रेनिंग देंगे, यहां होगी तो मैं देने के लिए आऊंगा। ट्रेनिंग देके आपको हम तैयार करेंगे और आप जब तैयार हो जाएंगे तो आप भी मेरी तरह से गांव गांव जाएंगे और लोगों को ये बात समझाएंगे। और ज्यादा लोगों को जब ये समझ में आएगी और ताकत बढ़ेगी तो सरकार तो झक मार के वही करेगी जो हम करवाएंगे। आपने एक वाक्य सुना है, कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति संगठन में होती है। सतयुग जब होता था ना, सतयुग, राम जी का युग, तब सबसे बड़ी शक्ति राजा में होती थी, राज्य व्यवस्था में होती थी। कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति संगठन में होती है। तो अभी कलयुग चल रहा है, सतयुग नहीं है। तो इस कलयुग के हिसाब से हमें संगठन की शक्ति बढ़ानी है और वो शक्ति की मदद से ये काम कराना है। आप मदद करेंगे? बहुत अच्छा। अगर आप मदद करेंगे तो मुझे भरोसा है, अगर पिपरिया जैसे छोटे गांव में लोग मदद करेंगे तो बड़े शहरों में भी मदद करेंगे। तो आपकी एक मदद तो ये चाहिए कि आप हमारे संगठन के सदस्य बने जल्दी से जल्दी। फिर आपकी ट्रेनिंग के लिए या तो हरिद्वार बुलाएंगे आपको, नहीं तो यहीं पर ट्रेनिंग देने के लिए मैं आऊंगा या हमारे दूसरे सहयोगी आए। दूसरी एक मदद और कर दीजिए आप। दूसरी क्या मदद कर दें, अपने देश की हालत बड़ी खराब है। मैंने कहा गरीबी, भुखमरी, बेकारी। एक और बुरा हाल है अपने देश का, वो भी सुना दूं आपको। अपने देश पे कर्जा बहुत हो गया है, बहुत कर्जा हो गया है। कारण क्या है, नेता इतने हरामी हैं, सब पैसा लूट लेते हैं, विदेशी बैंकों में जमा कर देते हैं, देश चलाने के लिए पैसा बचता ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो देश का काम होता है ना, वो सब कर्जे से होता है। कर्जा बहुत हो गया। जब हम आजाद हुए थे 15 अगस्त 47 को, तो 1 पैसे का कर्ज नहीं था हमारे ऊपर। अब 34 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। एक एक हिंदुस्तानी पर लगभग 33,000 रुपए का कर्जा है, एक एक हिंदुस्तानी पर। इस कर्जे से देश को मुक्त कराना है, नहीं तो देश डूब जाने वाला है इसमें। यह कर्जा हमने लिया है विदेशों से बहुत सारा। अब इसमें ब्याज देना पड़ता है, ब्याज के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, वो आपसे टैक्स के रूप में सरकार लेती है और देती है। अब इसकी समस्या क्या है ना, जैसे जैसे कर्ज बढ़ता जाता है, हमारे देश का जो रुपया है ना, इसका दाम गिरता जाता है। ये समस्या है। पहले हमारा जो 1 रुपया था ना, वो अमेरिका के $1 के बराबर था।
1947 में। 1 रुपया भारत का और अमेरिका का $1 दोनों बराबर थे, क्योंकि हमने कर्ज नहीं लिया था। अब कर्ज इतना हो गया है कि 50 रुपया अमेरिका के $1 के बराबर है। आप बोलेंगे ये रुपए की कीमत क्यों गिरती है कर्ज गिर लेने से? जो कर्ज देने वाला देश है अमेरिका और यूरोप, ये हमारे ऊपर शर्त लगाते हैं। जब हम उनसे कर्जा मांगते हैं कि कर्जा दे दो, तो कहते हैं तुम्हारे रुपए की कीमत कम करो तब देंगे। उनका क्या स्वार्थ है? उनका स्वार्थ ये है कि वो कर्जे में हमको $1 देते हैं, तो 1 रुपया $1 के बराबर है। जब कीमत गिर जाती है तो 50 रुपया हो जाता है, तो बदले में हमें उनको 50 रुपया देना पड़ता है, इसलिए उनको रकम ज्यादा मिलती है, इसलिए उनका स्वार्थ है। तो वो रुपए की कीमत गिराते हैं, तो कीमत बहुत गिर गई है, 50 रुपया $1 हो गई है। अब इसमें बड़ा नुकसान हो रहा है देश को। नुकसान क्या हो रहा है? हम अमेरिका को कोई माल बेचें तो सस्ता बिकता है, हम अमेरिका से कोई माल खरीदें महंगा पड़ता है। उनको तो $1 का माल है जो भारत को बेचते हैं, हमारे लिए वो 50 रुपए का बैठता है, तो हम सस्ता बेचते हैं महंगा खरीदते हैं। इसमें व्यापार घाटा होता है, घाटे की पूर्ति के लिए फिर कर्ज लेना पड़ता है। इस चक्कर में हम फंस गए। तो इसमें आप और एक मदद कर दो देश की। आप बोलोगे जी क्या मदद करें? आप ऐसे सोचो कि अपने घर पे कर्ज हो जाए तो क्या करते हैं? हमारा घर कर्जे में डूब गया, अब क्या करेंगे? तो 2 ही रास्ते हैं, या तो घर की आमदनी बढ़ाकर कर्ज को वापस करेंगे, या घर का खर्चा कम करके पैसे बचा के कर्ज वापस करेंगे। 2 ही रास्ते हैं ना, या तो घर का खर्चा कम करें या घर की आमदनी बढ़ाएं। अभी ये दोनों काम अगर हम करें तभी देश बचता है। तो मैं आपसे एक विनती करने आया हाथ जोड़कर कि अपने देश पे कर्ज बहुत हुआ है, इसको दूर करने के लिए देश की आमदनी बढ़ाएं और देश का खर्चा घटाएं। खर्चा कम हो, आमदनी ज्यादा हो। तो आप बोलेंगे खर्चा कैसे घटाएं? खर्चा घटाने का सरल तरीका यह है कि आपकी जिंदगी में फालतू काम जो आप करते हो वो मत करो, खर्चा नहीं हो। फालतू काम करना बंद कर दो, खर्चा नहीं होगा। आप बोलेंगे जी कौन से काम हैं जो हम फालतू करते हैं? सवेरे से शाम तक देखो ना कितने फालतू काम करते हो, जिनको ना करें तो भी जिंदा रह सकते हो आप। मैंने इस पे बड़ा अभ्यास किया कि एक एक आदमी इस देश में कितना पैसा बचा सकता है देश का, फालतू काम ना करे तो आप बोलो क्या क्या काम ना करें? तो छोटी छोटी बातें कहता हूं, अच्छी लगे तो आज से ही अपने जीवन में अपनाना। पहला फालतू काम जो हम सवेरे ही सवेरे करते हैं, जिसमें देश का 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है, फालतू का है बिल्कुल, वो काम है चाय पीना। सवेरे ही उठ के चाय सुड़कने लगते, और कई तो ऐसे महान लोग हैं बिना टट्टी जाए चाय पीने लगते। वो तो मुझे कहते हैं कि चाय पियो नहीं तो टट्टी भी नहीं उतरती, संडास नहीं जा सकते, इसलिए चाय पहले पीते हैं। उनको बेड टी चाहिए, बिस्तर पे चाय चाहिए। और इसमें खर्चा कितना होता है? 1 किलो चाय 150 रुपए की है। हर साल भारत के लोग 70 करोड़ किलोग्राम चाय पी जाते। सोचो कितना पैसा खर्च करते फालतू में। और ये फालतू इसलिए भी है कि चाय पी पी के अपना शरीर खराब होता है। ज्यादा चाय पियोगे नशा हो जाएगा। नशा पता है किस बात का? रोज चाय पीनी पड़ेगी, एक दिन ना पिए तो सिर में दर्द हो जाएगा। बहुत लोग मुझे कहते हैं एक दिन भी चाय ना मिले तो सिर घूमने लगता है। तो ऐसा नशा किस काम का? और दूसरी समस्या, चाय पियो तो पेट खराब। चाय से पेट खराब पता है कैसे होता है? चाय में कुछ केमिकल हैं। एक केमिकल है उसका नाम है कैफीन, दूसरा है निकोटिन, तीसरा है टैनिन। ऐसे 18-20 केमिकल हैं चाय में। ये सब पेट में जाके अम्लता बढ़ाते हैं। अम्लता समझते हैं? एसिडिटी। पेट में वैसे ही गैस एसिड बनता है, अम्ल बनता है। चाय पियो तो और ज्यादा बनता है।
और पेट में जब अम्ल ज्यादा बनने लगता है तो वो खून में चला जाता है। खून की अम्लता जब बढ़ती है तो 80 रोग आते हैं शरीर में। घुटने दुखना, कमर दुखना, कंधा दुखना, जोड़ों में दर्द होना, हृदयघात होना, हार्ट अटैक होना, फिर कई बार ब्रेन हेमरेज होना, खराब से खराब रोग शरीर के खून की अम्लता बढ़ने के बाद ही आते हैं। और ये अम्लता सबसे ज्यादा चाय से बढ़ती है। तो क्यों फालतू में पीना? मत पियो। आदमी को छोड़कर कोई चाय नहीं पीता। मैंने बहुत बार कुत्ते को पिला के देखा, नहीं पीता। गाय को पिलाया, नहीं पीती। भैंस को पिलाया, वो भी नहीं पीती। कोई जानवर चाय नहीं पीता, पक्षी भी नहीं पीते। दूध पीते हैं, दही खा लेंगे, पानी पी लेंगे, चाय नहीं पीता कोई। ये मनुष्य मूर्ख है जो पीता रहता है। अकेला नहीं पीता, हर घर में आने वाले को पिलाता है, तू भी पी। अपनी आंतें जलाते हैं, पेट जलाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है। चाय पीने वालों को भूख नहीं लगती। जिनको भूख नहीं लगेगी शरीर मजबूत नहीं होगा, कमजोर होगा, कमजोर होगा तो बीमारियां। इसलिए मत पियो। आप चाय छोड़ दो, सारा देश चाय छोड़ दे, 70,000 करोड़ रुपए देश के बचते हैं। तो आप छोड़ दो। कोई भी भारत के महापुरुष ने चाय नहीं पी कभी भी। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, ऊधम सिंह, किसी ने चाय नहीं पी। आप क्यों पी रहे हो? बंद करो। तो आप बोलोगे फिर क्या पिए चाय की जगह? मैं आपको बताता हूं, दूध पियो। आप बोलेंगे जी दूध पीने से क्या लाभ है? 2 लाभ हैं। चाय बिकना अगर कम हो जाए, दूध बिकना बढ़ जाए, तो दूध बिकेगा तो जानवर ज्यादा पालने पड़ेंगे, तो मुनाफा सब किसानों को मिलने लगेगा। और चाय का मुनाफा मिलता है ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियों को। हमारे देश में जो चाय बिक रही है ना, वो सबसे ज्यादा बेचने वाली कंपनी है ब्रुक बॉन्ड, एक है लिप्टन, एक है टी सिटी, एक है आईटीसी। ये सब विदेशी कंपनियां हैं। तो ज्यादा चाय बिकती है तो मुनाफा विदेशियों को मिलता है, ज्यादा दूध बिकेगा, मुनाफा किसानों को मिलेगा। तो क्या अच्छा है? दूध बिके तो दूध पियो, चाय बंद करो। ठीक है? अब कुछ लोग कहते हैं चाय की तलब लगे तो क्या करें? उसका रास्ता मैं बताता हूं आपको, बहुत अच्छा रास्ता। पानी ले लो, खूब गर्म करो उसको, पानी को, उसमें तुलसी की पत्ती डाल दो, अदरक डाल दो, काली मिर्च डाल दो, दालचीनी डाल दो, थोड़ा गुड़ डाल दो, खूब उबाल लो और चाय की तरह से पी लो, काढ़ा बना के पी लो। आप बोलेंगे इतना सब कौन करेगा? तो खाली पानी को खूब गर्म करो, नींबू निचोड़ दो, गुड़ डाल दो, चाय की तरह से पी लो। और ये भी नहीं कर सकते तो खूब पानी को गर्म करो और चाय की तरह से पी लो। बहुत फायदा है। पता है क्या फायदा है? खूब गर्म पानी जब हम पीते हैं तो शरीर के अंदर चाय का जितना जहर जमा है वो सब पेशाब के रास्ते निकल जाएगा, शरीर शुद्ध हो जाएगा। चाय छोड़ दो, ठीक है? बच्चे लोग तो छोड़ देंगे पक्का, और अपने मम्मी पापा की भी छुड़ा दो। आप बोलोगे तो माता पिता भी मानेंगे। और उनको बोलो दूध पियो। एक दिन मैंने हिसाब निकाला था, 70,000 करोड़ की हम चाय पी जाते हैं, 70,000 करोड़ का दूध पीने लगे तो 20 करोड़ गाय लगेगी, तब इतना दूध होगा। 20 करोड़। और 20 करोड़ गाय आ गई मान लो, तो हर गाय साल में एक बार तो बच्चा देती है, तो इस देश में कितने करोड़ बैल हो जाएंगे? और इतने करोड़ बैल हो जाएंगे तो वो खेत में खेती के लिए काम आएंगे, तो ट्रैक्टर सब बंद हो जाएंगे। ट्रैक्टर बंद हुए तो ट्रैक्टर बेचने वाली कंपनियां भाग जाएंगी सब यहां से। डीजल का खर्चा भी बचेगा, ट्रैक्टर का पैसा भी बचेगा। और सबसे बड़ा लाभ होगा, गाय बढ़ेगी, बैल बढ़ेंगे तो गोबर भी मिलेगा, और इतना गोबर मिलेगा कि हर खेत में गोबर का ही खाद डलेगा, तो यूरिया डीएपी सब बंद हो जाएगा।